हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर के पिछले 2 पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी के तीनों सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इन तीनों सेक्टर के बारे में जाना। हर सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में और जीडीपी में कितना शेयर होता है, किस सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाई जा सकती है, इन सब टॉपिक्स पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हमारा अगला टॉपिक है डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स। तो शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि सेक्टर्स को टोटली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। इन चारों के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर। दे आर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, यानी यहाँ पर जो भी पर्सन एम्प्लॉयड होते हैं वो रेगुलर बेसिस पर होते हैं, कोई टेम्पररी बेसिस पर एम्प्लॉयड नहीं होता। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड अंडर लेबर सर्विसेज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। कि यहाँ पर जो नियम और कायदे कानून हैं, जो भी रेगुलेशंस यहाँ पर लगते हैं, वह कानून के दायरे के अंदर लगते हैं और हर चीज़ का एक अलग कानून बना हुआ है। तो कानून बनने का मतलब क्या कि यहाँ पर कोई मनमानी नहीं हो सकती है, और अगर किसी के साथ कोई गलत हो रहा है तो वो कानून के पास जाकर शिकायत कर सकता है और सहायता मांग सकता है। फॉर्मल प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद अपॉइंटमेंट लेटर। फॉर्मल प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि एक सही प्रक्रिया के तौर पर यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन करना, ग्रुप डिस्कशन करना, फिर इंटरव्यू होना। इन सब प्रोसेस को क्लियर करने के बाद अगर किसी की एम्प्लॉयमेंट पक्की होती है तो उसे एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, यानी रिटन फॉर्म में यह सुनिश्चित किया जाता है कि आप इस सेक्टर में या आप इस कंपनी में इस जगह पर एम्प्लॉयड हैं। जॉब सिक्योरिटी, फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, पेड ओवर टाइम, वीकली हॉलीडेज etc। पब्लिक सेक्टर में मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होती है। जॉब सिक्योरिटी का मतलब कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें साफ साफ लिखा होता है कि किस समय तक वो व्यक्ति एम्प्लॉयड है। तो आपको जो आपके सीनियर हैं वो अपने मन मर्जी से किसी भी अपने जूनियर को नौकरी से निकाल नहीं सकते हैं। नौकरी से निकालने की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के होते हुए ही किसी को नौकरी से निकाला जा सकता है। फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, यानी वहाँ कोई मनमानी नहीं है कि कभी 8 घंटे काम कर लिया, कभी 15 घंटे काम कर लिया। इस तरीके से नहीं, काम करने के घंटे फिक्स हैं और हर एम्प्लॉय उसी फिक्स आवर्स में ही काम करते हैं। पेड ओवर टाइम, अगर जो समय सीमा तय की गई है उस समय सीमा के अतिरिक्त अगर काम करना पड़ जाए तो उसके लिए ओवर टाइम मिलता है, मॉनेटरी बेनिफिट मिलती है, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। वीकली हॉलीडेज, हर सप्ताह पर छुट्टियां मिलती हैं जो कि ज़रूरी छुट्टियां होती हैं और छुट्टियों को कैंसिल नहीं किया जा सकता, और अगर उन छुट्टियों पर भी कभी काम करना पड़ जाए तो उसके लिए भी सरकार की ओर से पैसे मिलते हैं। सेवरल अदर बेनिफिट्स लाइक पेड लीव्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी, मेडिकल बेनिफिट्स etc। और भी कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे जो छुट्टी जो होती है तो छुट्टी में लेने में भी कुछ छुट्टियां ऐसी होती हैं जिसके पैसे नहीं कटते, जिनको कॉजुअल लीव कहा जाता है एक तरीके से। तो उन छुट्टियों के पैसे नहीं कटते हैं और उसे भी वर्किंग डे में ही गिना जाता है। प्रोविडेंट फंड, हर एम्प्लॉय का एक अपना पीएफ अकाउंट होता है जिसमें सैलरी का कुछ % उसके अकाउंट में सेव होते रहता है, जो जब एम्प्लॉय रिटायर होते हैं या बीच में कभी भी उस प्रोविडेंट फंड में से तत्काल ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकाल सकते हैं, तो उनके लिए वो मॉनेटरी हेल्प हो जाता है। ग्रेच्युटी, ये भी एक तरह का पैसा है जो कि उस फंड में जमा होता है। मेडिकल बेनिफिट्स, कि कभी कोई बीमार होने पर उनका मेडिकल कार्ड होता है और उस मेडिकल कार्ड के ज़रिए सस्ते में या फ्री में उन लोगों का सरकारी जो नौकरी करते हैं उनका इलाज हो जाता है। बेटर वर्किंग कंडीशंस, प्रॉपर हाइजीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी काम करने के जो कंडीशंस होते हैं वो कहीं बेहतर होते हैं, या उनके काम करने के आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वह बहुत सही होता है। प्रॉपर हाइजीन, और जिस जगह पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे इस वक्त कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है तो जहाँ भी सरकारी दफ्तर है उन्हें प्रॉपरली सैनिटाइज़ किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरह की मुसीबतों या किसी तरह के परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हर तरह से सुनिश्चित
किया जाता है सरकार के द्वारा कि एम्प्लॉयज़ उस चपेट में ना आ जाएं। एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और पीने के लिए साफ़ पानी की व्यवस्था सरकार की ओर से होती है। एग्जाम्पल्स: गवर्नमेंट जॉब्स एंड जॉब्स इन ब्रांडेड कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टाटा एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो उदाहरण के तौर पर जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं या जो ब्रांडेड कंपनीज यानी कि जिनको हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, जो कि सरकार के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां किसी भी देश के लिए होती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टाटा एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़, यानी ये जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन कंपनियों में ये सब सुविधाएं होती हैं जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की कि वहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होते हैं, आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है कि कभी भी मनमानी तरीके से कोई किसी को नहीं निकाल सकता, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स होता है, घंटे से ऊपर काम नहीं करना होता। अगर कभी कभी या किसी कारणवश फिक्स नंबर ऑफ आवर्स से समय सीमा जो तय की गई है उसके आगे अगर काम करना पड़ जाए तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जाते हैं, वीकली हॉलीडेज़ मिलते हैं और पेड लीव्स मिलते हैं, यानी कि कुछ छुट्टियों के पैसे नहीं कटते, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेचुइटी मिलती है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। ये सब सुविधाएं सरकारी नौकरी में और ब्रांडेड कंपनीज में पाई जाती हैं। तो ये हमारा होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अगला है हम लोगों का अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट इज स्प्रेड अक्रॉस एंड स्कैटर्ड यूनिट्स, यानी वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वह छोटे छोटे यूनिट्स में बटा हुआ होता है, लार्जली आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और ये सरकार के कंट्रोल के बिल्कुल बाहर होती हैं। अब यहाँ पर जैसे एम्प्लॉयमेंट जो छोटे छोटे यूनिट में बटा होता है, इसका मतलब बेसिकली होता है जैसे सपोज जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, यानी गली गली में ठेले पर जो लोग सामान बेचते हैं, तो वो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर तो है नहीं, वो अनऑर्गेनाइज तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। काम करने का कोई तरीका नहीं है, जैसे मन वैसे वो लोग काम किया करते हैं, कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, कोई फिक्स ओवर टाइम नहीं होता, मनमाना तरीका है, जब मन तब काम किया, जब मन तब काम नहीं किया, या वहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती। जैसे कोई वर्कर्स होते हैं छोटे छोटे दुकानों में, तो उन वर्कर्स की कोई जॉब प्रोफाइल सबसे पहले नहीं होती कि आपको क्या काम करना है, हर तरह के काम उनसे लिए जाते हैं। तो इसको स्कैटर्ड यूनिट्स कहा जाता है कि छोटे छोटे टुकड़ी में इनको काम मिलते हैं और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के बिल्कुल बाहर होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट प्रॉपरली फॉलोड, और वहाँ पर नियम कायदे कानून को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता। नो जॉब सिक्योरिटी, वहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। मालिक चाहे तो अपने मुलाजिम को जब चाहे तब निकाल सकता है, उसके रहमो करम पर मुलाजिम को रहना पड़ता है। इरेगुलर वर्क, कोई काम करने का कोई जॉब प्रोफाइल नहीं होता, वर्कर को ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में उसका काम क्या है, जो मालिक कहता है वो उस वर्कर को करना पड़ता है। लो पेड सैलरी काफ़ी कम होती है, और मजबूरी में जो बेरोज़गारी जब ज़्यादा हो जाती है तो मजबूरी में कम सैलरी में भी लोगों को काम करना पड़ जाता है। नो पेड लीव्स, और वहाँ पर सरकारी नौकरियों की तरह ऐसा नहीं है कि अगर आप महीने में 2 छुट्टी लेते हैं तो आपको उसके पैसे नहीं कटेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं होता। 1 दिन की छुट्टी के भी पैसे काट लिए जाते हैं। और पेड ओवर टाइम, और अगर समय सीमा से ज़्यादा काम करना पड़े तो उसके लिए अतिरिक्त पैसा भी नहीं मिलता। नो हॉलीडेज़, और उन्हें कोई छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं। नो प्रोविडेंट फंड, नो ग्रेचुइटी, नो मेडिकल बेनिफिट्स, यानी सरकारी नौकरियों में जो सुविधाएं होती हैं, जो पीएफ होना या ग्रेचुइटी होना या मेडिकल बेनिफिट्स होना, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो कैश में पेमेंट नहीं मिलती है, पेमेंट हमेशा बैंक अकाउंट में जाता है। तो लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, कैश में ही सैलरी दी जाती है। और अगर जब कैश में सैलरी दी जाती है तो ना पीएफ का सवाल उठता है, ना ग्रेचुइटी का सवाल उठता है, ना मेडिकल बेनिफिट का सवाल उठता है, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता कि आप कहीं काम भी कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में या बड़े बड़े कंपनियों में ज्वाइनिंग लेटर भी मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कोई लेटर नहीं होता, यानी कि आप कहीं काम कर रहे हैं इस बात का कोई प्रमाण भी नहीं होता, कोई सबूत भी नहीं होता। Whims of employer also matters as they can ask the workers to leave job anytime। और एम्प्लॉयर यानी जो काम पर रखता है, एम्प्लॉयर के मन पर निर्भर करता है, एम्प्लॉयर की मनमानी होती है कि वह कभी भी अपने किसी भी वर्कर को काम छोड़ने के लिए कह सकता है, क्योंकि कोई प्रॉपर रूल तो है नहीं। और उस परिस्थिति में
जो एम्प्लॉय होते हैं वो कहीं शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि शिकायत करने के लिए सबसे पहले यह दिखाना ज़रूरी होगा, इस बात का प्रमाण देना पड़ता है कि हाँ भाई मैं इस फलाने जगह पर काम कर रहा था। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं होता, सैलरी कैश में दी जाती है, तो कहीं से कोई प्रमाण नहीं होता कि आप इस जगह पर कहीं काम कर रहे हो, और जब प्रमाण ही नहीं है तो नौकरी पर रखने या निकालने का सवाल ही नहीं उठता। फिर तो पूरे के पूरे एम्प्लॉयर का मनमानी पर निर्भर है, उसके रहमो करम पर वर्कर को काम करना पड़ता है, जब चाहे तब निकाल दे या जब चाहे तब रख ले, कितनी भी कम सैलरी दे, सैलरी बढ़ा दे, सब उसकी एम्प्लॉयर की मनमानी पर होता है। एग्जाम्पल्स: डूइंग स्मॉल जॉब्स लाइक स्ट्रीट वेंडर, रिपेयर वर्कर्स इन शॉप, स्मॉल फार्मर्स etc। यानी जो स्ट्रीट गली मोहल्ले में जो ठेले पर सामान बेचा करते हैं, या जो रिपेयर वर्कर्स किसी बड़े बड़े दुकान में जो वर्कर्स होते हैं जो चीज़ों को रिपेयर करने का काम करते हैं, दुकान में काम करने वाले जो नौकर होते हैं, छोटे मोटे किसान होते हैं, ये सभी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। अगला हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब किस तरह से वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बचाया जा सकता है, यानी कि किस तरह से उनकी स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नीड प्रोटेक्शन बिकॉज दे आर एक्सप्लॉयटेड, गेट लो पेड, irregular and concerns of job security haunts them every time. This protection is mostly lies with the responsibility of the government. जाहिर सी बात है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उन्हें सुरक्षा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका शोषण होता है, उन्हें काफ़ी कम पैसे दिए जाते हैं, और जॉब सिक्योरिटी की जो खतरा है वो हमेशा उन पर छाई रहती है, क्योंकि उनका जॉब सिक्योर ही नहीं होता। जब मन तब जो एम्प्लॉयर हैं अपने मन मर्जी से उनको निकाल सकते हैं, उनको कभी भी रख सकते हैं। तो ऐसे सेक्टर्स में वर्कर्स को अपनी नौकरी हमेशा खतरे में दिखती है। ये प्रोटेक्शन उन्हें तभी मिल सकता है जब सरकार इसकी जिम्मेदारी उठाए। किस तरीके से जिम्मेदारी उठाए तो देखते हैं हम लोग अलग अलग परिवेश में। पहला हम लोग का है प्रोटेक्शन इन रूरल एरियाज़, यानी गांव देहातों में कैसे प्रोटेक्शन होगा। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर कूपर्स एंड आर्टिशंस लाइक वीवर्स, ब्लैकस्मिथ्स, गोल्डस्मिथ्स, कारपेंटर आर पार्ट ऑफ दिस सेक्टर। अब गांव में वैसे किसान जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती, छोटे मोटे किसान जो कम पैसे पर काम करते हैं, या जो बुनने वाले जो सिलाई बुनाई का काम करते हैं, लोहार हैं, सोनार हैं, या जो कारपेंटर हैं जो लकड़ियों का काम करते हैं, वो इस सेक्टर में गिने जाते हैं। अराउंड 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु नीड प्रोटेक्शन। और तकरीबन हर गांव के 80% जो पॉपुलेशन है वह इस तरह के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही होती है, जिससे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। गवर्नमेंट कैन हेल्प देम बाय टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, क्रेडिट्स, स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड प्रोवाइडिंग मार्केटिंग आउटलेट्स। सरकार उनकी मदद तब कर सकती है जब छोटे मोटे किसान हैं जिनके पास अपने खेती करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो सरकार समय समय पर उन्हें बीज दे, उन्हें खेती करने के जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे हल होता है, आपके जो हार्वेस्टर्स होते हैं, या और भी जो खेती करने के इक्विपमेंट्स होते हैं वो इक्विपमेंट्स उन्हें प्रोवाइड करें, उन्हें बैंक से उधार दिलाए, उनके खेती करने के बाद जो अनाज होती है फसल को स्टोर रखने की फैसिलिटीज़ दे, उन्हें मार्केटिंग आउटलेट्स यानी कि जब फसल तैयार हो जाए तो उसे बाज़ार में बेचने के लिए सुविधा प्रोवाइड करे। इन तरीक़ों से सरकार उन रूरल एरियाज़ में जो कमज़ोर वर्ग के जो मज़दूर हैं उनकी हेल्प कर सकती है। तो इन तरीक़ों से सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गांव में काम कर रहे लोगों की मदद कर सकती है। अब आते हैं कि शहरों में किस तरह से प्रोडक्शन की जाती है। तो दिस सेक्टर कंप्राइजेज वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स, रैक पिकर्स, गारमेंट मेकर्स etc। अब शहर में इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन लोग होते हैं काम करने वाले? जो छोटी मोटे कारखानों में वर्कर्स का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर होते हैं वो हो गए, जो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में सामान ढोने के जो काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो गली गली में ठेले पर सामान बेचा करते हैं, हेड लोड वर्कर्स जो अपने सिर पर सामान को रखकर सामान ढोते हैं, रैक पिकर्स जो कूड़े में से सामान को बीनते रहते हैं, गारमेंट मेकर्स
जो सोने के दुकानों पर जो वर्कर्स होते हैं, जो गहने बनाने का काम करते हैं, तो ये सब जो लोग हैं वो शहरों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट कैन हेल्प द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। तो सरकार क्या कर सकती है कि छोटे मोटे जो इंडस्ट्रीज होते हैं उन छोटे मोटे इंडस्ट्री पर पैसा लगा सकती है, उन्हें रॉ मटेरियल दे सकती है, ताकि वो लोग जो दूसरे के दुकानों पर जाकर काम कर रहे हैं वे अपने घर में ही छोटी मोटी इंडस्ट्री ओपन कर लें और सरकार के मिली हुई मदद से वे खुद से ही सामान बनाना शुरू करें, और साथ ही साथ सरकार उन्हें मार्केटिंग ऑफ आउटपुट यानी बने हुए सामान को एक ऐसी जगह सरकार के द्वारा बनाई जानी चाहिए जहां पर वो लोग जाकर अपने सामान को अच्छे दामों में बेच भी सकते हों। इस तरीके से सरकार उनकी मदद कर सकती है। प्रोटेक्शन टू शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़। अब किस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की सहायता सरकार कर सकती है? तो बिसाइड्स इरेगुलर वर्क, सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज फेस्ड बाय पीपल फ्रॉम सच कम्युनिटीज़। कि इरेगुलर वर्क वो तो एक अपने आप में समस्या है ही, इसके साथ ही साथ जो ये सामाजिक विषमताएं हैं, यानी कि एक आम भाषा में कहा जाता है कि वो छोटे कास्ट से बिलोंग करता है, जो लोगों की मेंटालिटी होती है, काफ़ी जो छोटी मेंटालिटी होती है कि वो लोग कास्टिज्म करते हैं। तो इस तरह के मेंटालिटी वाले लोगों से अभी भी ये अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोगों को इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट कैन इंश्योर देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो सरकार इनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान देना चाहिए। किस तरीके से? दो देयर आर प्रोविजंस लाइक रिजर्वेशंस इन जॉब बट इट इज़ नॉट रिलेवेंट इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यद्यपि नियम कानून बने हुए हैं कि उनको नौकरियों में रिजर्वेशन मिला हुआ है, उन्हें हर जगह जाने की आज़ादी मिली हुई है, लेकिन अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन सब चीज़ों को देखा जाता है और जिसकी भुक्तभोगी इस तरह के लोग हो सकते हैं। तो सरकार को इसके लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए कि कोई भी किसी का शोषण न कर सके। अगला है पब्लिक सेक्टर। सिंपल से डेफिनेशन, द गवर्नमेंट इज़ द ओनर मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। पब्लिक सेक्टर का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि वो सेक्टर जिस पर सरकार का सीधा सीधा नियंत्रण होता है, यानी सरकार ही उस चीज़ को शुरू करती है, सरकार ही उस चीज़ को कंट्रोल भी करती है, सरकार ही सारे सर्विस प्रोवाइड भी करती है और सारे के सारे सामान सरकार के ही होते हैं। जैसे रेलवे, बैंकिंग में कुछ बैंक प्राइवेट होते हैं और लेकिन मैक्सिमम बैंक अभी भी सरकारी हैं, जैसे स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल, इस तरह के जो बैंक वह भी सरकारी बैंक्स में आते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी, जो सामाजिक जो लाइब्रेरी पुस्तकालय जो होती है, सामूहिक पुस्तकालय होती है, वो सरकार के द्वारा रन की जाती है। हाईवेज यानी रोड, ये भी प्राइवेट नहीं होती, रोड भी सरकार के द्वारा ही बनाई होती है। तो ये ऐसे सेक्टर होते हैं जो सरकार के द्वारा ही चलाई जाती है, सरकार ही इसमें सर्विस प्रोवाइड भी करता है, सारे के सारे सामान सरकार ही लगाती है, जिसके एवज में सरकार इसके लिए हमसे टैक्स भी लेती है या किराया लेती है। जैसे रेलवे में जाते हैं तो रेलवे में हमें सफ़र करने के लिए किराया देना पड़ता है। बैंक में हम जो पैसा जमा करते हैं तो बैंक एटीएम हुआ या क्रेडिट कार्ड हुआ, इन सब चीज़ों को मेंटेनेंस के लिए भी हमसे सालाना कुछ पैसे काट लेता है। पब्लिक लाइब्रेरी, वहाँ भी जाने पर अगर हमें कोई बुक बहुत लंबे समय के लिए इशू करनी है तो उसके लिए भी हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। रोड पर चलने के लिए हमें रोड टैक्स देना होता है, जो टोल गेट लगे होते हैं वो इसलिए ताकि हाईवे के मेंटेनेंस के लिए पैसा उनसे ली जा सके। तो पब्लिक सेक्टर का मतलब वो सेक्टर जिसमें जहां पूरा का पूरा सीधा नियंत्रण सरकार का ही होता है। ठीक उसी का उल्टा हम आ जाए तो प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर वैसा सेक्टर होता है जो इंडिविजुअल्स या कंपनी चलाती हैं, यानी कि यहाँ पे सरकार का कोई योगदान नहीं होता, बल्कि एक इंसान या बहुत सारे इंसान पार्टनरशिप में मिलकर कोई चीज़ शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको एक कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआईसीआई बैंक, ये तो एग्जांपल है। छोटे मोटे एग्जांपल में आ जाए तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल, जो सिंगल किसी एक पर्सन के द्वारा या 2-3 लोगों के द्वारा मिलकर चलाई जाती है। तो प्राइवेट स्कूल में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वहाँ पर जो भी नियम कानून लगते हैं तो वो जिस व्यक्ति का स्कूल है वो अपने नियम कानून उस स्कूल में चला सकता है। लेकिन अगर हम सरकारी स्कूल में जाएँ तो वहाँ पर जितने भी नियम कानून लगते हैं वो सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। तो सीधा सा परिभाषा है कि पब्लिक सेक्टर जहां पर गवर्नमेंट इज़ द ओनर, और प्राइवेट सेक्टर जहां इंडिविजुअल और कंपनी इज़ द ओनर। ये सिंपल सी डेफिनेशन है पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की।
अब हम लगाते हैं कि एक कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है यह जानने के लिए। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर एक्ट्स नॉट विथ प्रॉफिट मोटिव बट प्राइवेट सेक्टर्स एक्ट विथ मोटिव ऑफ प्रॉफिट। कि सरकार जो पब्लिक सेक्टर रन करती है उसका मकसद होता है लोगों को सुविधाएं देना, उनसे मुनाफा कमाना नहीं। यानी कि लेकिन प्राइवेट सेक्टर का मकसद होता है लोगों से मुनाफा कमाना। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर में फ्री में चीज़ें अवेलेबल हैं, नहीं, वहाँ पर भी सामानों के लिए या चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वह पैसा काफ़ी कम होता है। जैसे अगर हम सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज में पढ़ें तो वहाँ की फ़ीस, और वहीं अगर प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज में चले जाएं तो उसकी फ़ीस, दोनों में पढ़ाई ही हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज की फ़ीस काफ़ी कम होते हैं जबकि प्राइवेट स्कूल कॉलेज की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका मोटिव है लोगों को सर्विस देना, उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, यानी सर्विस के साथ साथ प्रॉफिट भी देखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ सर्विस ज़्यादा देखती है, प्रॉफिट कम देखती है। गवर्नमेंट रेजेज मनी थ्रू डिफरेंट टैक्सेस बट द प्राइवेट सेक्टर चार्ज हाई प्राइस टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। जो सरकार है वह अलग अलग टैक्स लगाती है अब पैसे को लेने के लिए, यानी कि लेकिन वो टैक्स का अमाउंट भी काफ़ी कम होता है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो चीज़ों को मुहैया तभी कराती है जब आप उसके लिए हाई प्राइस को पे करें। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट पहले चीज़ों को इस्तेमाल करने को बोलती है। जैसे बिजली का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जब बिजली होती थी तब बिजली बिल के रेट काफ़ी कम हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही बिजली प्राइवेटाइज्ड हो गई वैसे ही उसके रेट काफ़ी ज़्यादा चले गए। तो सरकार को अगर किसी चीज़ पर अगर पैसा बढ़ाना है तो वो टैक्स की संख्या को बढ़ाती है, वो उस अमाउंट को नहीं बढ़ाती है। जो अमाउंट लगी हुई है उसको स्थिर रखती है, लेकिन वो टैक्सेस को बढ़ा देती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि वो जो चार्जेस हैं उन चार्जेस को ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। Government is capable of venturing into projects involving large spending like building dams, railway, harbors, generating electricity, etc. But such spending is beyond the capacity of private sector. कि सरकार में ये क्षमता होती है कि वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू कर सकती है, जैसे डैम बनाना, रेलवे बनाना, बंदरगाह का निर्माण करना, बिजली बनाना। लेकिन ये सब जो स्पेंडिंग है ये किसी भी प्राइवेट सेक्टर के कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा होता है, उनकी क्षमता से काफ़ी आगे की चीज़ होती है। कोई एक इंसान चाहे कि वो डैम बना ले पॉसिबल नहीं है, या 10 इंसान मिलकर भी चाह ले कि वो डैम बना ले तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतना पैसा बनाने में लगता है जितना पैसा लोगों के पास कभी आएगा ही नहीं। कोई अगर एक इंसान चाहे कि वो पूरे रेलवे को संभाल ले, संभव नहीं, क्योंकि उतना पैसा एक इंसान के पास कभी हो ही नहीं सकता। 10 इंसान मिल जाए तब भी संभव नहीं है। ये एक सरकार की ही क्षमता में आता है कि वो डैम, रेलवे, हार्बर्स या इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जैसे कामों को कर सकती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सब्सिडी ऑन एसेंशियल्स प्रोडक्ट्स बट प्राइवेट वुड नॉट डू। सरकार जो है वह सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जैसे अभी गैस सिलेंडर जो होते हैं, गैस सिलेंडर आने पर अकाउंट में खुद ब खुद सब्सिडी अमाउंट वापस चला जाता है, तो ये सुविधा सिर्फ सरकार दे सकती है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर सब्सिडी की सुविधा नहीं देगी। Unlike private sector, modern day governments are welfare governments and therefore have the primary responsibilities like providing education and health facilities, safe drinking water, housing facilities, food and nutrition for the poor. आजकल की जो सरकारें हैं वह काफ़ी वेलफेयर गवर्नमेंट्स हो गई, यानी कि वो लोगों के हित के बारे में सोचती हैं, इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गरीब तबके के लोगों के लिए भोजन प्रोवाइड करे, एजुकेशन प्रोवाइड करे, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटी का ख्याल रखे, पीने के लिए साफ़ पानी दे, रहने के लिए घर दे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ये सब काम नहीं करती। प्राइवेट सेक्टर का चूँकि मेन मकसद ही मुनाफा कमाना है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर गरीबों के लिए काम करने शुरू कर दे तो उनका फिर मुनाफा आएगा ही नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ पैसे वालों के लिए काम करती है, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो अमीर तबके के लोग हों या गरीब तबके के लोग हों, वो सबके लिए सोचती है। It is a duty of the government to take care of the poorest and the most ignored regions of India, where the private sector will not have any stake. और ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि वह गरीब से गरीब और वैसे लोगों का भी ध्यान रखे जिनको समाज ने बिल्कुल
नकार दिया है, उन्हें इग्नोर कर दिया है, तो सरकार उन लोगों का भी ध्यान रखे। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं होता और ना ही कोई उनसे पूछने जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है कि जो पब्लिक सेक्टर होती है उसका मेन मोटो सर्विस देना होता है, पैसा कमाना नहीं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटो सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही होता है। सरकार नंबर ऑफ टैक्सेस बढ़ाती है, चार्जेस नहीं बढ़ाती, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होती है वो सीधे चार्ज ही हाई कर देती है ताकि उन्हें ज़्यादा मुनाफा हो। गवर्नमेंट कैपेबल होती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने की, हज़ारों करोड़ रुपए लगाना हो तो गवर्नमेंट उसे आराम से लगा सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं इतने ज़्यादा पैसे के लगाने की। गवर्नमेंट कोई चीज़ों पर सब्सिडी देती है मॉनेटरी बेनिफिट के रूप में, प्राइवेट सेक्टर कभी भी सब्सिडी नहीं देती है। आजकल की जो गवर्नमेंट है वो लोगों के हित के बारे में सोचती है और वो गरीब तबके के लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होकर काम करती है, जैसे उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना, उन्हें हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, पीने के लिए साफ़ पानी देना, उनके लिए घर प्रोवाइड करना। लेकिन ये काम प्राइवेट सेक्टर नहीं करते हैं और सरकार की ड्यूटी बनती है कि गरीब से गरीब तबके के लोगों को भी ध्यान में रखे, जबकि प्राइवेट सेक्टर गरीबों के लिए काम कभी नहीं करती। उसका मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, तो कभी भी गरीबों के लिए काम नहीं कर सकती। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में जाना, उनके स्थिति को बारे में जाना, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के बारे में हम लोगों ने जाना। यानी हमने हर तबके से हमने देखा कि किस तरह से जो इंडिया का इकोनॉमी है वो किन किन क्षेत्रों में बटा हुआ है। इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसके अलग अलग पार्ट्स में जाकर उसे समझ सकते हैं और वहाँ पर कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।